वंदे मातरम। नमस्तुभ्यम दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैपियंस क्वेस्ट में। तो आइए आज हम लोग हिंदी और वो जो हमारी पुस्तक है कक्षा 12 की, उसका चौथा चैप्टर जो काव्य खंड का है, रघुवीर सहाय द्वारा जो रचित है, उसको आज हम लोग कवर करेंगे। तो बिना समय गंवाए अपने चैप्टर को शुरू करते हैं। और सबसे खास बात यह है आज के चैप्टर के विषय में कि जो आज हमारा टॉपिक है वो थोड़ा सा सामाजिक पहलुओं को ज़्यादा स्पर्श करता हुआ निकलेगा। और साथ ही साथ इसमें यह दिखाया गया है कि मीडिया, जिसको हम लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहते हैं, उसको फोर्थ पिलर कहा जाता है, किस तरह से मीडिया अपने चल चरित्र को दिखाने के चक्कर में, अपने प्रासंगिकता को बरकरार रखने के चक्कर में किस तरह से एक अपाहिज का वो शोषण करती है, किस तरह से वो अपने मूल्यों को भूल करके जो समाज में एक दिखाया गया है कि प्रतियोगिता की जो दौड़ है, या फिर कह सकते हैं कि जो एक मूल्यवाद को दरकिनार करते हुए एक प्रसंगवाद जो व्याप्त है पूरे समाज में, पूरे मानव के अंदर, जो वो कहीं न कहीं वो व्यक्ति के मनोभावों को ना देख करके अपनी प्रासंगिकता को ज़्यादा देखता है। तो यहाँ पर मीडिया की उस पहलू को बहुत ही अच्छे से रघुवीर शाह द्वारा रचित किया गया है। बहुत ही तरीके से व्यंग्यात्मक रूप से कविता में संजोया गया है। थोड़ा-सा कवि परिचय देखेंगे, उसके बाद अपनी कविता पर हम चलेंगे सीधा। तो जन्म इनका सन 1929 में हुआ था लखनऊ, जो कि उत्तर प्रदेश की राजधानी है। वहाँ पर इनकी प्रमुख रचनाएं हैं कि अज्ञेय द्वारा संपादित दूसरा सप्तक 1951 में, आरंभिक कविताएं, महत्वपूर्ण काव्य संकलन सीढ़ियों पर धूप में, आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो। मतलब कि ये जो इनकी रचनाएं हैं, देखो रचनाओं में भी कहीं न कहीं हमको दिख रहा है क्या कि कैसे प्रासंगिकता को ये बहुत ही अच्छे से, जो सामाजिक चित्रण है उसको बहुत अच्छे से इन्होंने उकेरा है। पत्रकारिता ऑल इंडिया रेडियो के समाचार विभाग के संबंध रहे, फिर हैदराबाद से निकलने वाली पत्रिका कल्पना, और उसके बाद दैनिक नवभारत टाइम्स तथा दिनमान से संबंध रहे। सम्मान इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, जो कि बहुत बड़ा सम्मान अपने आप में होता है। निधन इनका सन 1990 दिल्ली में हुआ। और थोड़ी सी इनकी रचना दी गई है कि एक दो लाइनें हैं। कुछ बोलूं कुछ होगा अगर मैं बोलूंगा, न टूटे तिलिस्म सत्ता का, मेरे अंदर एक कायल टूटेगा। बहुत ही साधारण बात कही गई है कि बहुत ही साधारण शब्दों में कहा गया, पर बहुत बड़ी बात है। क्यों? क्योंकि अगर ये कुछ बोलेंगे, मतलब इनका अर्थ सिर्फ इन्हीं से नहीं है, यहाँ पर सभी को सम्मिलित किया जा रहा है कि यदि आप कुछ बोलते हैं तो भले चाहे ये सत्ता पर उसकी आवाज़ ना पहुँचे या फिर आपकी आवाज़ ना पहुँचे, जहाँ पर आप बोलना चाहते हैं वहाँ पर आपकी आवाज़ ना पहुँचे, पर होता क्या है कि जो आपके अंदर का जो कायर व्यक्तित्व है, जो आपके अंदर की जो डरा हुआ व्यक्तित्व है, जो आपके अंदर का आप जो डरा हुआ है, जो स्वयं डरा हुआ है, वो कहीं न कहीं बाहर हटता है, वो निडर बनता है, और उसका जो कायर होता है, कायर हट जाता है, कायरपन जो आपके अंदर होता है वो दूर हो जाता है, आप निडरता से आगे निकल जाते हैं। तो यहाँ पर इस चीज़ को कहा गया है बहुत अच्छे तरीके से। रघुवीर सहाय समकालीन हिंदी कविता के संवेदनशील नागर चेहरा हैं। सड़क चौराहा, दफ्तर, अखबार, संसद, बस, रेल और बाजार की बेलौज भाषा में उन्होंने कविता लिखी। घर मोहल्लों के चरित्रों पर कविता लिखकर इन्होंने हमारी चेतना का स्थायी नागरिक बनाया। बहुत ही, मतलब यहाँ पर कहने की बात हो रही है कि बहुत ही साधारण चीज़ों में से कविता लिख करके इन्होंने, जो आम जीवन शैली व्यक्ति की होती है, जो कहीं न कहीं रोज़मर्रा की ज़िंदगी होती है, वहाँ पर इन्होंने कविता लिख करके वहाँ के मूलभूत चीज़ों को इन्होंने रेखांकित किया है। हत्या, लूटपाट और आगजनी, राजनैतिक भ्रष्टाचार और छल छद्म इनकी कविता में उतरकर खोजी पत्रकारिता की सनसनीखेज प्रपटे नहीं रह जाते, आत्मान्वेषण का माध्यम बन जाते हैं। यह ठीक है कि वे पेशे से वो पत्रकार थे, लेकिन वो सिर्फ पत्रकार ही नहीं, सिद्ध सता कथाकार और कवि भी थे। यहाँ पर एक विषय में और पता चल रहा है कि कहीं न कहीं वो थोड़ा-सा पत्रकारिता के पेशे से जुड़े हुए थे, पर वहाँ पर सिर्फ पत्रकारिता उनका माध्यम नहीं था, वहाँ पर वो कथाकार भी और कवि के माध्यम से भी अपने आप को उकेरते रहते थे। अपनी जो उनकी कौशल है, जो उनका अपना कौशल है, जो उनका चरित्र है, जो कहीं न कहीं एक काव्यात्मक रूप में गतिशील था, वो कहीं न कहीं आता रहा। कविता को इन्होंने एक कहानी पर और नाटकीय वैभव दिया। उसके बाद देखते हैं कि जाति तत्व या वैयक्तिक स्मृतियाँ इनके यहाँ नहीं के बराबर हैं, इसलिए इनके दोनों पांव वर्तमान में ही गड़े हैं। बावजूद इसके मार्मिक उजास और व्यंग बुझी खुरदरी मुस्कानों से उनकी कविता पटी पड़ी है। छंदानुशासन के लिहाज से भी अनुपम है, पर ज़्यादातर बातचीत की सहज शैली में उन्होंने लिखा और बखूबी लिखा है। ज़्यादातर इसमें जो इनकी कविताएं हैं, कहीं न कहीं ये छंदात्मक या फिर बहुत ही काव्यात्मक शैली में नहीं, बहुत ही साधारण भाषा में है, जैसे कि कोई संवाद कर रहा हो। यानी कि जो मूल्य होते हैं और जो सामाजिक परंपराएं हैं और जो आडंबर
पूर्ण जो हमारा समाज है उनमें कहीं न कहीं एक तालमेल बिठाने के प्रयास किया गया और ये कहा गया है कि कहीं न कहीं एक संवाद रूप में शैली इनकी विकसित हुई है कि यहाँ पर इन्होंने बहुत ही काव्यात्मक रूप की शैली या फिर सौंदर्य प्रसाधन को इन्होंने बहुत ज़्यादा महत्व नहीं दिया है या फिर यहाँ पर कोई रचनात्मकता बहुत विशेष ज़्यादा नहीं दिखाई है। शब्द इनके सरल रखे हैं और उनकी शैली थोड़ा संवाद के तौर पर है। तो बतौर पत्रकार और कवि घटनाओं में निहित विडंबना और त्रासदी को भी उन्होंने देखा। रघुवीर सहाय की कविताओं की दूसरी विशेषता है छोटे या लघु की महत्ता को स्वीकार। मतलब कि इनके जो विशेष महत्व, जो इनके विशेष कारण है वो है कि कहीं न कहीं ये किसी चीज़ को बहुत बड़ा या फिर किसी चीज़ को बहुत छोटा नहीं मानते, इनके अंदर संतुलन है। वो ये महज बड़े कहे जाने वाले विषयों या समस्याओं पर दृष्टि नहीं डालते, बल्कि जिनको समाज में हाशिए पर रखा जाता है उनके अनुभवों को भी अपनी रचनाओं का विषय बनाते हैं। रघुवीर जी ने भारतीय समाज में ताकतवरों की बढ़ती हैसियत और सत्ता के खिलाफ भी साहित्य और पत्रकारिता के पाठनों का ध्यान खींचा। रामदास नाम की उनकी कविता आधुनिक हिंदी कविता की एक महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है। इनकी जो आधुनिक की कविता है, आधुनिक काल की जो कविता है मतलब आधुनिक हिंदी की, उसमें रामदास इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है, बहुत ही फेमस इसको कह सकते हैं, बहुत ही प्रख्यात कविता है। तो इनकी जो थोड़ा सा कवि के विषय में जो इनका संदर्भ था वो हम लोगों ने थोड़ा सा देख लिया है। और इनकी जो कविता है कैमरे में बंद अपाहिज, और ये जो मेन संग्रह है वो है लोग भूल गए हैं। मतलब कि देखिए यहाँ पर कैसे व्यंग कसा जाता है कि समाज में व्यक्ति रहते हुए समाज को ही दरकिनार कर देता है। उसी की बनाई हुई कुरीतियाँ, उसी के बनाए हुए आडंबर उसी के ऊपर जब लागू होते हैं तो उन्हीं से कहीं न कहीं मनुष्य अपने मुँह को फेर लेता है। तो यहाँ पर देखिए थोड़ा-सा इसके विषय में पढ़ेंगे कि हमारी कविता किस विषय में है, क्या कहना चाहती है, उसके बाद फिर अपने कविता पर आएँगे। अत्यंत साधारण और अनायास प्रतीत होने वाली शैली में समाज की दारुण विडंबनाओं को पकड़ने की जो कला रघुवीर सहाय की कविताओं में मिलती है उसका प्रतिनिधि उदाहरण है। यहाँ प्रस्तुत कविता कैमरे में बंद अपाहिज जो लोग भूल गए हैं संग्रह से ली गई है। वही बात हुई कि अभी जो हमने बात की कि लोग भूल गए हैं एक संग्रह है, ये संग्रह का एक नाम है और उसमें से जो कविता ली गई है वो उस कविता का नाम है कैमरे में बंद अपाहिज। शारीरिक चुनौती को झेलते व्यक्ति से टेलीविजन कैमरे के सामने किस तरह से सवाल पूछे जाएंगे और कार्यक्रम को सफल बनाने के उससे कैसी भंगिमा की अपेक्षा की जाएगी, इसका लगभग सपाट तरीके से बयान करते हुए कवि ने किस तरह से पीड़ा के साथ दृश्य संचार माध्यम के संबंध को रेखांकित किया है। किसी की पीड़ा को बहुत बड़े दर्शक वर्ग तक पहुंचाने वाले व्यक्ति को उस पीड़ा के प्रति स्वयं संवेदनशील होने और दूसरों को संवेदनशील बनाने का दावेदार होना चाहिए। यहाँ पर बहुत अच्छी बात कही जा रही है कि मीडिया क्या करती है, कभी न कभी वो ऐसे व्यक्ति को ले जाती है जो थोड़ा-सा पीड़ावान व्यक्ति हो, जो जिसने पीड़ा सही हो या फिर उसके साथ कोई न कोई समस्या हो। पर वहाँ पर जो कार्य मीडिया का है कि स्वयं संवेदनशील होने के साथ-साथ स्वयं संवेदना के साथ भरने के साथ-साथ अन्य के अंदर भी संवेदना पैदा करे। दोनों एक कहीं न कहीं संवेदना के पात्र बने और कहीं न कहीं उसकी जो पीड़ा है उसको साझा करें, उसको बाँटें। इसके बजाय कि कम मीडिया क्या करती है, मीडिया अपना जो उसमें साध्य जो अपना साधन है उसको साधने लग जाती है, अपना जो कार्य है उसको करने लग जाती है और कहीं न कहीं उसकी जो संवेदनाएँ हैं उसको भूल जाती है। कहीं न कहीं वो जो उपनिवेश की जो दौड़ है उसके आगे आड़े आकर के वो क्या करती है, कहीं न कहीं वो पैसे के लालच में या फिर कहीं न कहीं वो जो उसकी लालच है जो कि जिसको हम कह सकते हैं टीआरपी आधुनिक काल में कहते हैं, उसके चक्कर में वो सभी चीज़ों को दरकिनार कर देती है, चाहे वो सामाजिक मूल्य हो, चाहे फिर वो नैतिक मूल्य हो। लेकिन विडंबना यह है कि आप जब पीड़ा को पर्दे पर उभारने का प्रयास करते हैं तब कारोबारी दबाव के तहत आपका रवैया संवेदनहीन हो जाता है। देखिए बहुत बहुत यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कारोबारी दबाव यानी कि अगर कोई व्यक्ति, कोई जो एंकर है आपका, जो कोई मीडिया वाला व्यक्ति है, अगर वो चाहे भी तब भी वो चीज़ को रेखांकित नहीं कर सकता, उस पीड़ा को पर्दे पर उभार नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर कहीं न कहीं ऊपर से दबाव होता है, कारोबार का दबाव होता है, कहीं न कहीं जो मीडिया हाउसेस होते हैं बड़े-बड़े, उनका दबाव होता है। क्यों? क्योंकि जो मीडिया हाउसेस किसके द्वारा चलाए जाते हैं? उद्योगपति या फिर अरबपति के द्वारा, जो बिज़नेसमैन होते हैं, जो बिज़नेस क्लास होती है उनके द्वारा। और वो क्या चाहते हैं? वो चाहते हैं कि उनके जो प्रोग्राम की टीआरपी हमेशा सदैव बढ़ी रहे और जब बनी रहे या फिर बढ़ी रहे तो उसके लिए क्या करना होगा? कार्यक्रम को रोचक बनाना होगा। कार्यक्रम को रोचक बनाने के वास्ते वो किसी भी हद तक वो जा सकते हैं और उनसे कहीं न कहीं चीज़ को करवाया जाता है। सहाय जी की यह कविता टेलीविज़न स्टूडियो के भीतर की दुनिया को उभारती ज़रूर है, लेकिन यह आवश्यक नहीं है कि इसे सिर्फ़ टेलीविज़न माध्यम से जोड़कर देखा जाए। अपनी व्यंजना में यह कविता हर एक ऐसे व्यक्ति की ओर इशारा करती है जो दुःख, दर्द, यातना या वेदना को बेचना चाहता है। बहुत यहाँ पर इम्पोर्टेंट लाइन है कि जो कैपिटलिज्म जिसको कहते हैं, पूंजीवाद जो है, पूंजीवाद क्या करता है? हर चीज़ को बेचने का प्रयास करता है, चाहे वो संवेदना हो, यातना हो, वेदना हो या फिर कोई भी कैसी भी तरह का कोई मनोभाव हो, उसको बेचने का प्रयास करता है और उसके माध्यम से वो आय का एक स्रोत बनाने का प्रयास करता है। ये यहाँ पर पूंजीवाद की बहुत ही
अच्छी झलक को दिखाया गया है कि किस तरह से पूंजीवाद किसी भी हद तक जाकर के किसी व्यक्ति की संवेदना को बेच सकता है। वहाँ पर कोई नैतिकता मायने नहीं रखती, वहाँ पर कोई समाज का कोई वर्ग मायने नहीं रखता, वहाँ पर किसी व्यक्ति के मूल्य मायने नहीं रखते। यहाँ पर हर कहीं न कहीं जो व्यक्ति के अधिकार है वो भी बिक जाते हैं। तो इस व्यक्ति को यहाँ पर किस तरह से प्रताड़ित किया जाता है हम लोग देखेंगे आगे कि जो हमारा अपाहिज है वो किस तरह से उसको परेशान किया जाता है। और यहाँ पर ये चीज़ कही जा रही है कि टेलीविज़न स्टूडियो ही एकमात्र माध्यम नहीं है कि यहाँ पर जो सहाय जी ने टेलीविज़न स्टूडियो के माध्यम से जो वहाँ की सच्चाई उसको उकेरा है, तो यहाँ पर सिर्फ टेलीविज़न के माध्यम को अपना माने, यहाँ पर कहीं न कहीं समाज और व्यक्ति भी ज़िम्मेदार होते हैं, इस तरह के कार्यक्रम के चलने के या फिर प्रसिद्ध होने के कारण। इस कविता को शारीरिक चुनौती झेलते हुए लोगों के प्रति संवेदनशील नजरिया अपनाने के लिए प्रेरित करने पाठ के रूप में देखा जा सकता है। इसके लिए कवि ने धुर संवेदनहीनता को रेखांकित करने का तरीका अपनाया है। वह दिखलाता है कि किस तरह करुणा जगाने के मकसद से शुरू हुआ कार्यक्रम क्रूर बन जाता है। मतलब कार्यक्रम शुरू कहाँ से होता है और कहाँ पर जाकर खत्म हो जाता है। कहते नहीं कि बहुत ही अच्छी लाइन है कि बात करते हैं हम गरीबी की रेखा पर और बार बार हम बात आके ख़त्म होती है कहाँ पर, रेखा की गरीबी कर पर। मतलब कि वहाँ पर जो गरीबी की रेखा है वहाँ पर बात चल रही होती है, पर होता क्या है कि कार्यक्रम के समय की कमी के कारण जो वहाँ का रेखा आ जाती है, यानी कि जो टाइम की जो लाइन आ जाती है वहाँ पर रेखा की गरीबी पर बात होने लगती है कि हमारे पास समय कम है पर मुद्दे बहुत बड़े हैं, तो बात करते हैं रेखा की गरीबी पर और बात हो जाती है गरीबी की रेखा पर। मतलब गरीबी की रेखा पर बात करते हैं और बात हो जाती है रेखा की गरीबी पर। तो हमारी कविता यहाँ से शुरू होती है, कैमरे में बंद अपाहिज। हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम समर्थवान शक्तिवान, हम एक दुर्बल को लाएंगे एक बंद कमरे में। यहाँ पर बात हो रही है मीडिया की। मीडिया कह रही है कि हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, एक समर्थवान शक्तिवान एक दुर्बल को लाएंगे एक बंद कमरे में। यहाँ पर किसको लाने की बात की जा रही है? किसी न किसी अपाहिज को लाएंगे और हम समर्थवान और शक्तिवान होकर के बोलेंगे, दूरदर्शन पर लाएंगे और एक जो संवेदना है उसको प्रकट करेंगे उसके प्रति और लोगों तक उसकी आवाज़ को पहुँचाएंगे। उससे पूछेंगे तो क्या आप अपाहिज हैं? तो आप क्यों अपाहिज हैं? आपका अपाहिजपन तो दुःख देता होगा, देता है। मतलब देखिए कितने बेढंगे और कितने बेतरतीब सवाल पूछे जा रहे हैं। इस तरह से कोई पूछता है क्या कि अगर कोई व्यक्ति मान लीजिए कहीं कहा नहीं जाता पर कोई व्यक्ति की अंधा है तो आप उससे पूछेंगे कि आप अंधे हैं? आप क्यों अंधे हैं? क्या व्यक्ति कोई जानबूझ के अंधा होता है? तो वही चीज़ यहाँ पर क्लियर कि आप उससे पूछेंगे तो आप क्या अपाहिज हैं? मतलब आप अपाहिज अपाहिज से कहीं पूछा जाता है कि आप अपाहिज हैं? कितना मतलब देखिए अमानवीय व्यवहार यहाँ पर प्रकट होता है मीडिया का। आप क्यों अपाहिज हैं? मतलब कोई व्यक्ति जानबूझकर अपाहिज तो बना नहीं होगा। तो वहाँ पर कहा जा रहा है कि कहीं न कहीं एक व्यंग्य भी कसा जा रहा है मीडिया के ऊपर और ये भी कहा जा रहा है कि मीडिया कितना संवेदनहीन हो गया है, उसको मानवीय मूल्यों की कोई परवाह नहीं है, नैतिक मूल्यों की कोई परवाह नहीं है। तो यहाँ पर उसकी असंवेदनहीनता को बताया जा रहा है कि वो प्रश्न पूछेगी कि आप क्यों अपाहिज हैं? आप क्या अपाहिज हैं? और आपका अपाहिजपन तो दुःख देता होगा, देता है। मतलब देखिए, आप किसी व्यक्ति से मिलने जाएँ जिस व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया हो, उसके मान लीजिए पैर टूट गए हों, तो आप उससे क्या पूछेंगे कि आपके पैर क्यों टूटे? आप पैर का पैर ही क्यों टूटा? आपका पैर टूटा तो दर्द हुआ होगा। अब भाई इतना तो सभी के व्यक्ति को पता होता है, सभी जानते हैं, पर यहाँ पर उसके व्यक्ति के दुःख के उकेरने की बात की जा रही है कि किस तरह से उस दुखी व्यक्ति का जब दुःख जो है उकरेगा, जब बाहर आएगा तो कहीं न कहीं लोग भी उससे अपने आप को प्र कहीं न कहीं जोड़ कर देखेंगे। जब जोड़ कर देखेंगे तो इनके कार्यक्रम की तरक्की बनी रहेगी। कैमरा दिखाओ इसे बड़ा-बड़ा। अब देखिए यहाँ पर बात कही जा रही है कि इसको बड़ा-बड़ा दिखाओ ताकि सभी लोग क्या हों, आकर्षित हों। हाँ, तो बताइए आपका दुःख क्या है? जल्दी बताइए, वह दुःख बताइए, बता नहीं पाएगा। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि हम उससे पूछेंगे जल्दी-जल्दी कि बताओ, बताओ क्या तुम्हारा दुःख है, जल्दी-जल्दी बताओ। और वो बेचारा इतना सकपका जाएगा, इतना संकोच में रहेगा, वो समझ नहीं पाएगा कि उसको बोलना क्या है और वो बता नहीं पाएगा। अब भाई आप इस तरह से सवाल किसी से पूछेंगे तो क्या लाज़मी है कि मुश्किल पड़ जाएगा। सोचिए, बताइए आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है? कैसा? यानी कैसा लगता है? तो उससे सोचिए कितने बेतरतीब और कितने बेनया प्रश्न पूछे जा रहे हैं जिसका कोई अर्थ नहीं है। ये अर्थवान प्रश्न नहीं है, ये निरर्थक प्रश्न है, निरर्थक कार्य किया जा रहा है परंतु फिर भी मीडिया का यही काम है और आप सभी लोग या फिर जो दर्शक वर्ग है वो कहीं न कहीं इसी चीज़ को देखना भी चाहता है। तो यहाँ पर गलती सिर्फ मीडिया की नहीं निकाल सकते, यहाँ पर लोग भी कहीं न कहीं दोषित हैं, कहीं न कहीं आरोपित किए जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनको इसी तरह से प्रोग्राम पसंद आते हैं। यानी कैसा लगता है हम खुद इशारे से बताएँगे कि क्या ऐसा? यहाँ पर बात हो रही है कि अपाहिज होकर किसी को कैसा लगता है। कैसे वो व्यक्ति बता सकता है कि उसको कैसा लगता है? कि कोई अपनी पीड़ा को बता सकता है कि किस तरह पीड़ा होती है? इसको तो जो पीड़ा हो झेल रहा है वही जान सकता है। बहुत ही अच्छी कहावत भी है कि जाके पैर न फटी भी बाई, वो क्या जाने पीर पड़ाई। तो यही चीज़ यहाँ पर हो रही है। हम खुद इशारे से बताएँगे कि ऐसा सोचिए, मतलब यहाँ पर कहा जा रहा है कि भाई अब देखिए
पीड़ा कैसी है इसको इशारों में बताया जा सकता है, पर यहाँ पर मीडिया क्या कर रही है, उसको कहीं न कहीं उकेड़ने की प्रयास कर रही है। लोगों के वास्ते उस कार्यक्रम को रोचक बनाने का प्रयास किया जा रहा है कि कार्यक्रम कैसे रोचक बने, कार्यक्रम कैसे आकर्षक बने, ज़्यादा से ज़्यादा दर्शक वर्ग तक इस कार्यक्रम को पहुँचाया जाए, अपने क चैनल की टीआरपी को बढ़ाया जाए। सोचिए, बताइए, थोड़ी कोशिश करिए, यह अवसर खो देंगे। आप जानते हैं कि यह कार्यक्रम रोचक बनाने के वास्ते हम पूछ-पूछ कर उसको रुला देंगे, इंतज़ार करते हैं आप भी उसके रो पड़ने का, करते हैं, यह प्रश्न पूछा नहीं जाएगा। देखिए, इतना उससे प्रश्न कर लेंगे ना कि उसको कह देंगे कि देखिए ये कार्यक्रम आप ये अवसर खो देंगे, आप कार्यक्रम में बुलाए गए हैं, मतलब सोचिए, कार्यक्रम में किसी को बुलाकर उसके बाद उसको इतना प्रताड़ित कर दीजिए कि बेचारा अगली बार कार्यक्रम में आने के प्रयास ही ना करे। पहली बात तो आप ऐसे व्यक्ति को लाए हैं जो कहीं न कहीं प्रताड़ित है, या फिर कहीं न कहीं वो शोषक वर्ग से कहीं न कहीं उसका नाता जुड़ा है, या फिर वो कहीं न कहीं ऐसी व्यक्ति ऐसे पीड़ा से गुज़र रहा है, जिस पीड़ा को बयाँ नहीं किया जाता, फिर भी आप उसको बार-बार उसी संवेदना में, उसी निरर्थक प्रश्नों से उसको ऊपर आरोपित कर रहे हैं उस प्रश्नों का, कि ताकि वो व्यक्ति बता ना पाए, कुछ समझ ना पाए। लेकिन यहाँ पर कहा क्या जा रहा है कि आप जानते हैं कार्यक्रम रोचक बनाने के वास्ते हम पूछ-पूछ कर उसको रुला देंगे। अब देखिए कार्यक्रम को रोचक कैसे बनाया जाएगा? या तो उस व्यक्ति को इतना ज़्यादा परेशान कर दें, इतने ज़्यादा प्रताड़ित कर दें कि बेचारा परेशान हो जाए और रो पड़े, और इंतज़ार करेंगे ये लोग क्या कि उसके रो पड़ने का, मतलब कि जब इस तरह से वो प्रश्नों को उसके ऊपर आरोपित करेंगे, उस प्रश्नों का जो एक अंबार है उसके ऊपर ढाल देंगे, जब इस तरह करेंगे तो वो रो पड़ेगा, कहीं न कहीं उसके अंदर सिसकियाँ आ जाएँगी अंदर, वो बेचारा समझ नहीं पाएगा कि इन प्रश्नों के उत्तर क्या देने हैं। और जब इस तरह का हो जाएगा तो आप भी जो है इंतज़ार कर रहे होंगे क्या उसके रो पड़ने का। क्यों? क्योंकि कहीं न कहीं दर्शक वर्ग को ये लगेगा कि देखिए व्यक्ति कितना प्रताड़ित है। और जब कभी 2 व्यक्ति की संवेदनाएँ आपस में मिल जाती हैं, एक दर्शक वर्ग, एक बड़े दर्शक वर्ग तक संवेदनाएँ का जो माध्यम होता है, जब कहीं न कहीं वो मिल जाता है, तो अपने आप को एक-दूसरे से जोड़ कर देखते हैं, कहीं न कहीं एक संबंध स्थापित हो जाता है और आप भी उस कार्यक्रम को देखना पसंद करते हैं, जिस कार्यक्रम से आपका नाता कहीं न कहीं वो आपस में जुड़ गया हो। फिर हम पर्दे पर दिखलाएँगे फूली हुई आँख की एक बड़ी तस्वीर, बहुत बड़ी तस्वीर, और उसके होठों पर एक कश्मचाहट भी। आशा है आप उसे बड़ी अपंगता की पीड़ा मानेंगे। एक और कोशिश। अब देखिए, अभी जो उसके पहले कहा गया था कविता की शुरुआत में कि कब कैमरा को ज़ूम करके दिखा, वो यही चीज़ है कि जब एक आँख की बड़ी तस्वीर दिखाएँगे, आँख की बड़ी तस्वीर दिखाने का यहाँ पर तात्पर्य है कि जब पर्दे पर कैमरा को ज़ूम किया जाएगा, जो उसकी आँख है, जब वो रोएगा, सिसकियाँ भरेगा, कशमशाहट उसके अंदर जब आ जाएगी, तो थोड़ा-सा आँखों में पानी आ जाएगा। तो उस चीज़ को बड़ा करके दिखाएँगे, ज़ूम करके दिखाएँगे, ताकि लोग और ज़्यादा अपने आप मन में उसके प्रति संवेदना प्रकट करें और अपने आप को उससे जोड़ कर देखें। और उसके बाद जब कुछ बोल नहीं पाएगा तो उसके होंठ भी कसमसा रहे होंगे, और उस चीज़ को भी मीडिया वाले क्या करेंगे, अपने व्यवसाय के लिए, अपने कारोबार के लिए, इनका जो पूँजीवादी सपना है उसके लिए कहीं न कहीं उस चीज़ को भी वो बेच देंगे। यहाँ पर स क सही कहा जाए तो यहाँ पर एक संवेदना को बेचने की बात की जा रही है। यहाँ पर कहीं न कहीं भावनाओं को बेचने की बात की जा रही है। यहाँ पर पूँजीवाद की चरमता की बात की जा रही है, चरम सीमा जो उसकी हो सकती है, उसकी बात की जा रही है। एक और दो कोशिश, दर्शक धीरज रखिए, देखिए हम दोनों एक संग रुलाने हैं। मतलब देखिए, कहा जा रहा है कि देखिए हम आपको आपको मतलब जो दर्शक वर्ग है और जो वो बेचारा अपाहिज है, उन दोनों को एक साथ रुलाने का प्रयास किया जा रहा है, कि मतलब यहाँ पर कोई भी चीज़ छोड़ी नहीं गई है मीडिया वालों के द्वारा, कि जब आप एक व्यक्ति को तो इतना प्रताड़ित कर ही रहे हैं, उसके साथ-साथ जो व्यक्ति उस व्यक्ति से साथ अपने संबंध को जोड़ कर देख रहा है, उसकी पीड़ा के साथ अपने संबंध को जोड़ कर देख रहा है, उसकी जो भावनाएँ हैं, जो उसकी कसमसाहट है, जो उसकी एक अंदर की जो बेचारे की जो एक चिंता है, जो उसकी एंग्ज़ायटी है, उसको जब जोड़ कर देख रहा है, तो वहाँ पर कह रहे हैं कि जब दोनों लोग को हम साथ में रुला देंगे। अब देखिए यहाँ पर एक थोड़ा-सा चित्रण भी किया गया है कि कैमरे में बंद अपाहिज, यानी कि जिस कैमरे में इस अपाहिज की फ़ोटोग्राफ़ी चल रही है, जो वीडियोग्राफ़ी चल रही है, तो उसकी बात की जा रही है। आप और वह दोनों कैमरा बस करो, नहीं हुआ रहने दो, पर्दे पर वक़्त की कीमत है, अब मुस्कुराएँगे हम। अब देखिए, जब आपको और जो अपाहिज है, जब दर्शक वर्ग और अपाहिज दोनों को जब वो रुला देंगे मीडिया वाले, तो कहेंगे कि हाँ ठीक है, कैमरा बस करो, पर्दे पर वक़्त की कीमत है। मतलब अब ये अपनी कीमत की बात करने लगे, उसकी भावनाओं की कोई कदर नहीं, वो बेचारा कुछ बोल पाया, नहीं बोल पाया, वो चाहे जिए मरे, उससे इनको कोई अर्थ नहीं है, उससे इनको कोई लेना-देना नहीं है, उसकी भावनाएँ की कोई इज़्ज़त नहीं, उसके जो मूल अधिकार हैं, उससे इनको कोई मतलब नहीं है। इनको मतलब सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने पर्दे पर वक़्त की कीमत का है, इनके जो पूँजीवादी सपने हैं, जो इनके कारोबारी दबाव है, इनसे मतलब है। और होगा क्या कि उस
चीज़ को ये क्या कहेंगे कि हाँ कैमरा बंद करो, अब समय हो गया है, ये बेचारा नहीं बोल पाया तो इससे हमसे कोई लेना देना नहीं है। अब मुस्कुराएंगे हम, अब ये लोग मुस्कुराने की बात करें, क्यों क्यों मुस्कुराएंगे? आप देख रहे थे सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम। देखिए भाई, मतलब किस तरह से मजाक को बनाया गया है कि सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम, धन्यवाद। मतलब अब क्या कहा जाए कि किसी भी तरह का सामाजिक युक्त कार्यक्रम था, नहीं था। क्यों? क्योंकि यहाँ पर व्यंग रचा गया है। यहाँ पर उस चीज को इस तरह से प्रस्तुत किया गया है कि वहाँ पर पूंजीवाद का पूरा पूरा यहाँ पर रूपरेखा दिख रही है कि किस तरह पूंजीवादी सपने को साकार करने के लिए किस तरह से इन्होंने एक भाव को बेच दिया है। जिस चीज़ की कद्र करनी थी इन लोगों को, जिस चीज़ को सम्मान देना था, उस चीज़ को सम्मान ना देकर इन्होंने उस चीज़ को, भावनाओं को बाजार में सरेआम बेच दिया है। बस थोड़ी ही कसर रहेगी, अब ये लोग कहें थोड़ी कसर रहेगी, धन्यवाद। अब कसर क्या रह गई कि इनके हिसाब से इनको उत्तर नहीं मिल पाया, या फिर हो सकता है कि इन्होंने दर्शक वर्ग को सही से जोड़ ना पाए हो, ये भी हो सकता है। तो बहुत ही सार्थक कविता थी हमारी। हमको लगता है कि समाज और जो मीडिया को आईना दिखाने का कार्य रघुवीर शाह जी ने किया है, बहुत ही अच्छा कार्य किया है। और बहुत सरल लाइनों में इन्होंने उस चीज़ को उकेरा है जो समाज में सदियों से चली आ रही परंपरा है। अब सदियों से चली आ रही परंपरा इसलिए है, क्यों? कैमरा तो मान लीजिए आज आया है, मीडिया आज आई है अभी कुछ समय पहले, पर होता क्या था कि हमेशा से ही जो अपाहिज लोग होते थे, जो समाज से कहीं न कहीं दुत्कारे गए हैं, या फिर समाज में उनको कोई सही स्थान नहीं मिला है, तो होता क्या था कि उनकी सदैव जो है करुणा, उनकी जो वेदना होती थी, जो उनकी संवेदना होती थी, उनको दरकिनार कर दिया जाता था। उनके कोई नैतिक मूल्य नहीं थे, उनको हमेशा किनारे रखा जाता था, उनको सामान्य जन साधारण से पृथक रखा जाता था। क्यों? क्योंकि कहीं न कहीं उनकी जो कमियाँ थी, उन कमियों को समाज अपने आप में समाहित नहीं करना चाहता था। इसीलिए शायद हम आज बात करते हैं इंक्लूसिव सोसाइटी की। क्यों? समायोजन समाज, यानी कि जिस समाज में सभी का समायोजन हो, चाहे वो छोटा हो, बड़ा हो, विशिष्ट हो, अविशिष्ट हो, उससे कोई तात्पर्य नहीं है। तो हमारी कविता यहाँ पर समाप्त होती है। और सबसे जो मुख्य इस कविता का जो संदेश था वो यही है कि जो सामाजिक पैरोकार जो होते हैं, जो मीडिया की प्रासंगिकता है, कैसे वो किसी व्यक्ति के भावनाओं को बेच सकते हैं, कैसे पूंजीवाद की जो चरम सीमा होती है, जो उनके ऊपर व्यापारी, जो उनकी भावनाएं होती हैं, उनके चक्कर में ये लोग किसी के नैतिक मूल्य की जिम्मेदारी नहीं रखते, ना फिर ये लोग किसी के भावनाओं की इज्जत करते हैं। तो जिस मीडिया को हम कहते हैं कि ये लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी, उस मीडिया की ये प्रासंगिकता है, उसकी ये सच्चाई है, जो रघुवीर शाह जी ने बहुत ही अच्छे शब्दों में एक कविता के माध्यम से, काव्य के माध्यम से बहुत ही अच्छे सौंदर्य रूप से उकेरा है। तो आज हम लोग का चैप्टर यही रहेगा, और कल हम लोग फिर मिलेंगे एक दूसरे चैप्टर के वीडियो में। और हमारी सीरीज जो चल रही है, इसमें सभी हिंदी के चैप्टर्स और सभी इंग्लिश के चैप्टर्स को लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड बहुत अच्छे से कवर किया जा रहा है। तो आप सभी लोग देखते रहिए सैपियंस क्वेस्ट। तो इसी के साथ समाप्त करेंगे। जय हिंद, जय भारत, नमस्तुभ्यम, वंदे मातरम दोस्तों।